Hello everyone. In this lecture, we will be discussing corneal ulcers and we'll be using memes to make this topic a little more interesting. This is the overview of what we will be discussing. जब एक corneal ulcer का केस प्रेजेंट करता है, उसका क्लिनिकल वर्कअप कैसे करते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं एंड देन उसको मैनेज कैसे करते हैं. सो व्हेन यू हैव अ केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर इन ओपीडी, ये डायग्नोस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है कि उसको कॉर्नियल अल्सर है या नहीं. काफी सारे ऑब्वियस साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, whether it is bacterial, viral, fungal और Acanthamoeba keratitis. Then इस पेशेंट को अल्सर हुआ क्यों है एंड अभी कॉर्निया का स्टेटस क्या है, मतलब अल्सर कितना डैमेज कर चुका है, उसका असेसमेंट. जो चीफ कंप्लेंट या सिम्टम्स के साथ कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट प्रेजेंट करता है उसको आप इजीली याद रख सकते हो बाय अ निमोनिक RSVP डिस्चार्ज. दैट इज रेडनेस, सेंसिटिविटी टू लाइट, डिक्रीज इन विजन, पेन एंड डिस्चार्ज. जो पहले तीन सिम्टम्स है, दैट इज रेडनेस, सेंसिटिविटी टू लाइट, डिक्रीज इन विजन, वो काफी प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, बट वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सारे अल्सर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. हाँ, रेडनेस में अगर रिकरेंट रेडनेस की हिस्ट्री है तो वो वायरल अल्सर के फेवर में जाता है. पेन एंड डिस्चार्ज आपको थोड़ा आइडिया दे सकते हैं अबाउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. जैसे हम अगर पेन को देखें तो फंगल अल्सर में साइंस मोर देन सिम्टम्स होते हैं, मतलब फाइंडिंग ज्यादा रहेगी बट सिम्टम्स स्पेशली पेन कंपैरेटिवली कम रहेगा. और बैक्टीरियल अल्सर में सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे साइंस से, मतलब पेन ज्यादा रहेगा. और अकैंथोमेबा केराटिटिस में होता है रेडियल केराटोन्यूराइटिस, जिसकी वजह से होता है पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू साइंस. इन शॉर्ट, अगर 3 पेशेंट्स है विद सेम साइज ऑफ अल्सर तो फंगल अल्सर वाला लीस्ट सिम्टोमेटिक रहेगा एंड अकैंथोमेबा वाला सबसे ज्यादा. पेन के बारे में आपको और एक चीज ध्यान रखना है, दैट इज इफ देयर इज सडन डिक्रीज इन पेन तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि इट माइट बी ड्यू टू कॉर्नियल परफोरेशन ऑल्सो. होता यह है कि जब अल्सर प्रोग्रेस करता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, पेशेंट का इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है, कॉर्निया थिन होता जाता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि कॉर्निया गिव अवे कर जाता है, परफोरेट कर जाता है. ये खुद से भी हो सकता है या फिर ट्रिवियल ट्रॉमा या रबिंग से भी हो सकता है. ऐसे में एक्वियस सारा लीक कर जाता है, आंखों का प्रेशर लो हो जाता है एंड देयरफॉर पेन कम हो जाता है. डिस्चार्ज की कलर और कंसिस्टेंसी से हमें थोड़ा बहुत क्लू मिल सकता है अबाउट द एटियोलॉजी. जैसे वायरल अल्सर्स में वाटरी डिस्चार्ज होता है, बैक्टीरियल में म्यूकोइड, म्यूकोप्यूरुलेंट एंड सीवियर है तो फ्रैंकली प्यूरुलेंट डिस्चार्ज मिल सकता है. सुडोमोनास का यूजुअली थोड़ा ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है एंड कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी में मेम्ब्रेनस डिस्चार्ज देखने को मिलता है. क्लिनिकल हिस्ट्री, ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस से हमको कुछ क्लूज मिल सकते हैं. जैसे सडन ऑनसेट एंड रैपिड प्रोग्रेशन इज यूजुअली सीन विद बैक्टीरियल अल्सर्स. तो अगर कुछ दिनों के अंदर ही रैपिड वर्सनिंग हो रहा है तो यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक Pseudomonas, Pneumococcus, Staph aureus, amongst which Pneumococcus is the most common cause of bacterial ulcer in India and Staph aureus is the most common cause of bacterial ulcer worldwide. However, there are some exceptions to this. कुछ बैक्टीरिया है जैसे Moraxella, Coagulase negative Staph, Nocardia and atypical Mycobacteria. वो इतना sudden onset and rapidly progressing नहीं होते. अगर हम fungal and Acanthamoeba keratitis को देखें, इनका कोर्स यूजुअली क्रोनिक एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है. हाउएवर अगेन इनमें भी कभी कभी रैपिड प्रोग्रेशन देखा जा सकता है. तो अब तक हमने हिस्ट्री से ये जानने की कोशिश की कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है. अब हम हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अल्सर हुआ क्यों है, दैट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है. क्योंकि डेली बेसिस पर हम सब भी काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज होते हैं, बट सभी को अल्सर नहीं होता. ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट अगर हमारी डिफेंस मैकेनिज्म किसी वजह से वीक हो जाए या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए तो अल्सर हो सकता है. तो एक नजर हम हमारे नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म पर डालते हैं, जिससे हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को इजीली समझ पाएंगे. एनाटॉमिकल फैक्टर्स में आते हैं हमारा बोनी ऑर्बिट, जो सिर्फ फ्रंट में ओपन है और बाकी सारे साइड से आईबॉल को कवर करता है, तो ये आसपास के इंसल्ट से आंखों को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद आती है हमारी आईलिड्स, जो आंखों को कवर करती है और ब्लिंक रिफ्लेक्स कुछ भी अंदर आने से रोकती है एंड आईलैशेस भी अनवांटेड चीजों को ट्रैप कर देती है. उसके बाद आते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स. The ocular surface consists of conjunctival, limbal and corneal epithelium which have tight junctions between them which prevent entry of any microorganism towards stroma. एंड इसके ऊपर होता है टीयर फिल्म. टीयर्स,
लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ब्लिंकिंग से ऑक्यूलर सरफेस पे स्प्रेड होते हैं एंड देन लैक्रिमल सिस्टम में ड्रेन होते हैं। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और आंखों में जो भी डस्ट या माइक्रोब्स आएंगे उनको वॉश आउट करता रहता है, कंटिन्यूअसली रिन्यू होता रहता है। तो टीयर्स मैकेनिकली फॉरेन सब्सटेंसेस को वॉश आउट तो करता ही है, प्लस टीयर्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ IgA, कॉम्प्लीमेंट्स, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, बीटा लाइसिन एंड कंजक्टिवा में कंजक्टिवा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू CALT. So the point that I want to emphasize here is that normal healthy lids, normal ocular surface, a normal tear film and its drainage all contribute to the defense mechanism. Now any predisposing factor which overcomes this defense mechanism or causes a lapse in this defense mechanism can cause ocular problems such as corneal ulcer. Let's look at these predisposing factors. सबसे पहले देखते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा में माइकोटिक एंड अकैंथीमोबा केराटिटिस ज्यादा कॉमन है। स्पेशली अगर वेजिटेटिव ट्रॉमा है तो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ फंगल अल्सर, बट बैक्टीरियल अल्सर्स कैन ऑल्सो occur. We have already seen the role of intact epithelial surface with tight junctions in preventing microbial entry. In case of trauma, this barrier will be broken. And जिस चीज से ट्रॉमा हुआ है उस पर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल आल्सो गेट डिपॉजिटेड व्हिच कैन आल्सो लीड टू इन्फेक्शन। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में शुगर केन लीव्स से ट्रॉमा काफी कॉमन है। शुगर केन के लीव्स के एजेस काफी शार्प होते हैं एंड जब शुगर केन का सीजन होता है एंड लोग गन्ने के खेतों में जाते हैं तो ट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। Also note that most of the bacteria cannot traverse an intact epithelial surface. However, there are some virulent organisms capable of traversing intact epithelial surface and establishing keratitis, which can be remembered by a mnemonic he, she loves GMC, in which he stands for Haemophilus, she for Shigella, L for Listeria, and GMC for Gonococci, Meningococci, and Corynebacterium. कॉन्टैक्ट लेंसेस एसोसिएटेड केराटिटिस में सुडोमोनास और अकैंथीमोबा कॉमनली इंप्लिकेटेड है। उसमें से सुडोमोनास इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड केराटिटिस। कॉन्टैक्ट लेंसेस एज सच तो सेफ होते हैं, बट अगर आप उन्हें प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पहन रहे हो या ओवरनाइट वेयर कर रहे हो तो वो टीयर फिल्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ड्राइनेस कॉज कर सकते हैं। बट मेन फैक्टर जिसकी वजह से अल्सर होता है वो है अगर आप टैप वाटर यूज करते हो अपने लेंसेज को क्लीन करने के लिए या अगर आप सॉल्यूशन रेगुलरली चेंज नहीं कर रहे हो। लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ यंग फीमेल हु प्रेजेंटेड विद दिस पिक्चर आफ्टर वेयरिंग हर कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर 1 week कंटिन्यूअसली विदाउट रिमूविंग इट, नॉट इवन व्हाइल स्लीपिंग. The organism was found to be Pseudomonas. Swimming pools and contaminated waters से Acanthamoeba keratitis ज़्यादा commonly होता है. Acanthamoeba is a free-living protozoa and is more commonly isolated from dirty water. Swimming pools, as we know, जितने साफ दिखते हैं उतने साफ होते नहीं हैं. And अगर किसी वजह से आप कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आ जाओ तो अकैंथीमोबा का रिस्क बढ़ जाता है. लिड्स का डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एनाटॉमिकली, मैकेनिकली एंड टीयर फिल्म सर्कुलेशन सबके लिए नॉर्मल लिड्स का होना इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर लिड का कोई भी अबनॉर्मलिटी है जैसे कि ट्रिकियासिस, तिरछे मिसडायरेक्टेड सीलिया, कोलोबोमा मतलब एब्सेंस ऑफ लिड, एंट्रोपियन यानी अंदर की तरफ मुड़े हुए लिड, एक्ट्रोपियन मतलब एक्सटर्नली बाहर की तरफ मुड़ी हुई लिड, या फिर प्रोप्टोसिस की वजह से लिड कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रही है, या लिड का कोई इन्फेक्शन हो, इन सभी कंडीशंस में लिड का प्रोटेक्टिव रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. टीयर फिल्म भी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड खुद लैशेस भी कॉर्निया को रब कर सकते हैं और कॉर्निया को डैमेज कर सकते हैं. अदर ऑक्यूलर प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस इंक्लूड लिड एंड एडनेक्सल इन्फेक्शंस लाइक डेक्रोसिस्टाइटिस एंड कैनालिकुलाइटिस व्हिच विल ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ टीयर्स एंड thus affect the mechanical barrier. Plus they will also act as a focus of infection. Organisms implicated in ulcers due to dacrocystitis is pneumococcus and in canaliculitis it is actinomyces. Ocular surface diseases, allergic eye disorders also can predispose. टॉपिकल मेडिकेशंस के प्रोलॉन्ग यूज से टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है उससे ड्राई आई हो सकता है. कोई भी ऑक्यूलर सर्जरी अगर होती है उससे ऑक्यूलर सरफेस डिस्टर्ब हो सकता है. लैसिक के बाद माइकोबैक्टीरियोइड किलोनी केराटिटिस के कुछ रिपोर्ट्स देखे गए हैं विच यू कैन रिमेंबर एज, जिनको चाहिए चश्मा नहीं उनमें हो सकता है किलोनी. इसके अलावा जो सिस्टमिक कंडीशंस है जैसे डायबिटीज, HIV, मैलिग्नेंसीज, अल्कोहलिक्स, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, इनमें इम्यूनिटी वीक रहेगी, इसलिए सारे इन्फेक्शंस का चांस बढ़ेगा इंक्लूडिंग कॉर्नियल अल्सर. प्लस हीलिंग भी अफेक्टेड होगी. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स अल्सर को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं क्योंकि कॉर्निया का 90% पार्ट स्ट्रोमा है जो कनेक्टिव टिश्यू से ही बना है. इसलिए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में कॉर्निया इनहेरेंटली वीक रहेगा, अल्सर्स को प्रीडिस्पोज भी रहेगा एंड इन केस अल्सर होता है तो उसके हीलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी. जॉर्गन सिंड्रोम एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में अगेन ऑक्यूलर सरफेस अफेक्ट होगा. और कुछ ऑक्यूपेशंस है जिनमें अल्सर का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे फार्मर्स एंड गार्डनर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हैविंग वेजिटेटिव ट्रॉमा. तो ये थे वो प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस जो हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे रूल आउट करने हैं.
इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आता है विजन। ऑफ्थेल्मोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली विजन है, एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन, विजन इज अफेक्टेड इन कॉर्नियल अल्सर्स, एंड नोटिंग ऑफ विजन एट ईच विजिट कैन हेल्प यू ट्रैक विद द पेशेंट इज इंप्रूविंग और वर्सनिंग। एक्सटर्नल ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना है, आसपास का एरिया, फोरहेड, फेस देखना है टू रूल आउट बेल्स पाल्सी जिनमें लिड्स ठीक से क्लोज नहीं होती, रिजल्टिंग इन एक्सपोजर। हर्पिस जोस्टर आई को इन्वॉल्व कर सकता है, दैट इज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस, जिसमें सूडोडेंड्राइटिक अल्सर देखने को मिलता है। हचिंसन साइन, that is lesion at the tip of nose, indicates involvement of nasociliary branch of ophthalmic nerve and thus greater chances of ocular involvement. Eyelids and lacrimal drainage system का importance हम देख चुके हैं। Lacrimal system को हम Roplast test, that is regurgitation on pressure over lacrimal sac, and syringing probing से check कर सकते हैं for patency to rule out dacrocystitis. इसके बाद we will do a slit lamp examination looking at the conjunctiva for any ocular surface disorder or discharge and tear film status. And then ultimately coming to examination of cornea. The point I wanted to make up till now is that in case of a corneal ulcer, do not jump directly to the examination of cornea. Pay attention to the symptoms, its onset, duration and progress. Look for predisposing factors in history. Do a periocular examination, lids, ocular surface, ultimately coming to the cornea. Corneal examination detail में होता है। इसमें आप देखते हो location, shape, size, margins, infiltrates, sensations, surrounding cornea, vascularization, thinning, perforation. Let's look at each one of them in more detail. लोकेशन ऑफ अल्सर आपको काफी कुछ बता सकता है, जैसे कि वेनेरल केराटोकंजक्टिवाइटिस VKC या स्प्रिंग कैतार में अपर लिड में जायंट पेपिले बन जाते हैं, जैसे कि उनमें स्प्रिंग लगे हो। अब ये पेपिले कॉर्निया के अपर पार्ट को मैकेनिकली भी रब करते हैं और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से भी एपिथेलियल डैमेज करते हैं, और ये डैमेज्ड एरिया म्यूकस और कैल्शियम से कोट हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ शील्ड अल्सर. So location of shield ulcer is usually in the superior part of cornea. Then there is something known as exposure keratopathy, which is seen in inferior part of cornea. So in conditions like Bell's palsy, proptosis or any other cause of lag ophthalmos, eye ठीक से close नहीं होती है and inferior part जो है वो expose रह जाता है. उस एरिया का सारा defense mechanism compromise हो जाता है, resulting in a inferior ulcer. Then there is a group of disorders known as peripheral ulcerative keratitis (PUK), which, as the name suggests, are located in the peripheral part of cornea near the limbus. क्योंकि many of them are related to systemic and autoimmune conditions. And cornea में जो blood vessels है वो periphery से आते हैं, extending 0.5 mm into clear cornea. And also the presence of lymphatics, Langerhans cells, and adjacent conjunctival blood vessels all result in predilection to peripheral cornea. Then there is a type of PUK known as Moran's ulcer, which is a chronic, idiopathic, relentlessly progressive, painful peripheral corneal ulcer with overhanging margins. It is idiopathic, that is, there is no diagnosable systemic disorder, and despite intervention can progress relentlessly. शेप ऑफ अल्सर. वायरल केराटिटिस में जो एपिथेलियल केराटिटिस होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वाला, उसमें डेंड्राइटिक अल्सर देखने को मिलता है जो कोयल्स करके जोग्राफिक अल्सर बना सकता है. एंडोथेलियल केराटिटिस में डिस्क शेप, डिस्कीफॉर्म लीजन्स देखने मिलते हैं. फंगल अल्सर ड्राई लुकिंग होता है विद फेदरी मार्जिन्स. रिंग अल्सर एक्यांथेमीबा एंड फंगल केराटिटिस में दिख सकता है. इसके बाद हम देखेंगे मार्जिन्स ऑफ अल्सर. एक्टिव अल्सर का हेजी मार्जिन होता है. जब वो हीलिंग स्टेज में जाता है तो मार्जिन्स वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. एंड मूरन अल्सर वी हैव ऑलरेडी सीन हैज ओवरहैंगिंग मार्जिन. उसके बाद हम देखेंगे साइज ऑफ अल्सर. साइज ऑफ अल्सर हमको हर विजिट पे नोट करना है. साइज हम नोट करते हैं उसके लार्जेस्ट डायमेंशन में एंड उसके परपेंडिकुलर यूजिंग माइक्रोमीटर प्रेजेंट इन द स्लिट लैम्प. उसके अलावा जो साइड में इन्फिल्ट्रेट्स और एडिमा है उसका भी अलग से साइज मेजर करना है. ये मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि फॉलोअप पे अल्सर प्रोग्रेस कर रहा है या हमारे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है. समटाइम्स फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एपिथेलियल डिफेक्ट. लोकेशन एंड साइज ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स इज टू बी नोटेड. We also check the surrounding cornea for any other findings, for example satellite lesions in case of fungal ulcers. We look for vascularization. Development of vascularization is a sign of healing. Corneal sensations is checked using a cotton wick or using a esthesiometer if available. Corneal sensation is affected in viral keratitis and neurotropic keratitis. In herpes simplex keratitis, after primary infection, the virus reaches through the axonal transport to the trigeminal ganglion, lies there in latent state indefinitely, and can cause recurrent infections. And as the sensory supply of cornea is through trigeminal nerve, it gets affected. अल्सर के केसेस में आपको डिजिटल टेंशन भी नोट करना है, especially if patient presents with sudden decrease in pain. Anterior chamber देखें कि फ्लैट तो नहीं है. जैसे इस केस में as you can see there is no space in between cornea and iris. That means the AC is flat. इसके अलावा Siedel's test भी कर सकते हैं to look for any leakage. And then there are some ulcers which have a very peculiar look, like this pigmented ulcer caused by dematicious fungi.
इसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर चैम्बर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है हाइपोपियन। हाइपोपियन इज बेसिकली द इंफीरियरली सेटल्ड एक्सुडेट्स इन द एंटीरियर चैम्बर। हाइपोपियन का हर विजिट पर आपको साइज नोट करना है टू लुक फॉर एनी प्रोग्रेशन और रिस्पॉन्स एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक hypopion is a very prominent feature of pneumococcal ulcers and that's why it is also known as hypopion corneal ulcer or ulcer serpens, while others are known as corneal ulcer with hypopion. Bacterial ulcer में mobile hypopion होता है, जबकि fungal ulcer में fixed होता है. F for fungal, F for fixed. Fixed या mobile देखने के लिए आप hypopion का size measure करते हो, then patient is asked to lie down for 10 minutes and then measurement is repeated. If the size remains same, it means it's fixed hypopion. If the size decreases, it means it's a mobile hypopion. वो मोबाइल होने की वजह से डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए उसका साइज कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे आइरिस, प्यूपिल, लेंस, स्क्लेरल इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ सिस्टमिक ट्रीटमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। These are example of some healing ulcers. As you can see, density of infiltrates decrease, size of hypopion decreases, and vascularization increases as the ulcer heals. In this case also you can see decrease in density of infiltrates, decrease in size of hypopion and ultimately healing with scarring. तो जो अब तक हमने क्लिनिकल वर्कअप देखा, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन सब से हमारा बनेगा क्लिनिकल डायग्नोसिस। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन, साइंस एंड सिम्टम्स में काफी सारा ओवरलैप हो सकता है एंड मेनी अ टाइम्स पेशेंट इतने एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करता है कि जो क्लासिकल फीचर्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते एंड सुपर एडेड और मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो क्लिनिकल वर्कअप कैन गाइड यू बट यू कैन नॉट बी ऑलवेज 100% श्योर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल वर्कअप एंड फॉर दैट यू नीड टू डू अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस यूजिंग इन्वेस्टिगेशंस, मोस्ट कॉमनली माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर एंड समटाइम्स कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी फॉर फंगल एंड पीसीआर फॉर वायरल। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, जिसके लिए सैंपल आता है कॉर्नियल स्क्रैपिंग से। इन्फेक्टेड एरिया को हम किमुरा स्पैचुला से स्क्रैप करते हैं एंड जो सैंपल मिलता है उसको डिवाइड करते हैं फॉर माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। स्क्रैपिंग डायग्नोस्टिक पर्पस तो सर्व करता ही है, प्लस फंगल अल्सर में डिब्राइडमेंट करके फंगल लोड भी कम करता है, लाइक इन दिस केस। माइक्रोस्कोपी में हम बैक्टीरिया के लिए ग्राम स्टेनिंग यूज कर सकते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग माइकोबैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए हम KOH माउंट और कैल्कोफ्लोर वाइट यूज कर सकते हैं, एक्एंथीमिबा के लिए हम कैल्कोफ्लोर वाइट, GMSA एंड वेट माउंट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें डबल वॉल सिस्ट देखने को मिलते हैं। कल्चर में बैक्टीरिया के लिए ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, मैकोंकी अगार और माइकोबैक्टीरिया के लिए लोवेंस्टन जेनसन मीडियम यूज कर सकते हैं। फंगस के लिए हम सेबेरोस डेक्स्ट्रोस अगार यूज कर सकते हैं एंड एक्एंथीमिबा के लिए नॉन न्यूट्रिन अगार एंड सो ऑन। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, जो टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ड्रग। उसके अलावा जो साइक्लोप्लेजिक्स, एंटीग्लोकोमा मेडिकेशंस एंड ल्यूब्रिकेंट्स है वो सब में कॉमन है। साइक्लोप्लेजिक्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अल्सर में इन्फ्लेमेशन एंड रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से सिलियरी स्पाज्म होगा रिजल्टिंग इन पेन। साइक्लोप्लेजिक्स लाइक होमेट्रोपिन और एट्रोपिन विल डिक्रीज दिस स्पाज्म एंड thus डिक्रीज द पेन। एंटीग्लोकोमा मेडिकेशंस क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन्फ्लेमेशन और रिएक्शन से प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पेन भी होगा एंड जो बाकी ड्रग्स का पेनिट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज द IOP so that other drugs can act. Lubricants, we have already seen the role of tears in defense mechanism and artificial tears can to some extent fulfill or add on to this role and also promote healing. Coming to the main component that is organism specific drug. अगर हमें strong clinical suspicion है या अगर हमारे पास definitive diagnosis है तो हम उस हिसाब से बैक्टीरियल अल्सर के लिए एंटीबैक्टीरियल, फंगल के लिए एंटीफंगल, वायरल के लिए एंटीवायरल एंड एक्एंथीमिबा के लिए एंटी एक्एंथीमिबा ड्रग्स चलाने हैं। एंटीबैक्टीरियल में हम अगर अल्सर 2 मिलीमीटर से छोटा है और अगर ज्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहा है तो मोनोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक फ्लोरोक्लिनोलोन। बट अगर अल्सर का साइज 2 मिलीमीटर से ज्यादा है या ज्यादा सीवियर लग रहा है तो हम देंगे फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को कवर करे। फॉर एग्जाम्पल सेफेलोस्पोरिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स का कॉम्बिनेशन, जिनमें सेफेलोस्पोरिन ग्राम पॉजिटिव एंड अमीनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव को संभाल लेंगे। एंड इफ वी हैव द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट we can start the drug to which the organism is sensitive. Antifungals में सबसे important है natamycin, voriconazole and amphotericin B. Natamycin and voriconazole are used for filamentous fungi and amphotericin B for candida. Overall, aspergillus is the most common cause of fungal keratitis and thus natamycin is the most commonly used drug. Treatment of fungal ulcer is based on MUT trial, that is mycotic ulcer treatment trial. This trial compared topical natamycin to topical voriconazole in treatment of filamentous fungal keratitis. See, before this trial, topical natamycin was the only FDA-approved topical antifungal agent in ophthalmology. तो इन्होंने सोचा कि natamycin तो हमारे पास है ही, चलो voriconazole को ट्राई करके देखते हैं, it looks more promising. But
They concluded that topical natamycin treatment was associated with better clinical and microbiological outcome. इसका clinical implication ये है कि we don't start topical voriconazole as monotherapy. We may start with natamycin and then add voriconazole if needed, but not voriconazole alone. Coming to antivirals में सबसे important है acyclovir और ganaciclovir. Treatment of viral keratitis will depend on the type of keratitis. Epithelial keratitis is due to active viral replication. इसलिए epithelial keratitis में हम देंगे सिर्फ antivirals and steroids will be contraindicated. This is an example of healing epithelial keratitis just with antivirals. While in stromal and endothelial viral keratitis, steroids are the mainstay of treatment as these are immune mediated. And if there is associated iridocyclitis, oral acyclovir has to be started. Anti-acanthamoeba में आते हैं PHMB, polyhexamethylene biguanide, डायमिडीन एंड क्लोट्रिमेजोल, अमॉन्ग्स विच PHMB इज द ड्रग ऑफ चॉइस. इनको मैं ऐसे याद रखता था कि इन्फेक्शन विद एक्यांथम्बा तो चलो दिया फम्बा. चलो इज क्लोट्रिमेजोल, दिया इज डियामिडीन एंड फम्बा इज पॉलीहेक्सामिथिलीन बिगुआनाइड. तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो अप्रोच है दैट शुड बी टू फाइंड द ऑर्गेनिज्म एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली यूजिंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ड्रग. बट स्टिल मेनी टाइम्स वी कम अक्रॉस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अ कॉकटेल थेरेपी और एम्पिरिकल थेरेपी जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एंड समटाइम एंटीवायरल सब स्टार्ट कर देते हैं. The reasons for this are first, the lack of microbiological setup in peripheral hospitals. Mostly it's only the big institutes, the tertiary care centers, which have a dedicated attached microbiology setup. And most of the Indian population lives in rural area or the areas where such facilities are not available and thus are started on a empirical treatment. And many a times what happens is by the time patient reaches a tertiary care center, ulcer is very advanced so that making a clinical diagnosis is difficult. Patient is already on empirical therapy, so culture reports are negative. In that case, we need to stop all the antimicrobials for 48 hours, repeat the culture and give organism specific drug if the culture is positive. Then there are some indications of giving systemic treatment in addition to the topical therapy, like a perforated corneal ulcer or a impending perforation, ulcer post perforating injury, scleral involvement, associated endophthalmitis, or in case of highly virulent infection. Then there is a term known as non-healing corneal ulcer. So you should know when do we label an ulcer as non-healing corneal ulcer. If you have started appropriate management based on microbiological investigations, that is you have found the organism and are treating for it and you are waiting for the response, thinking कि अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, but instead there is an increase in size of ulcer or hypopyon over 48 hours as compared to before, then we label it as non-healing ulcer. Causes of such non-healing ulcer can be wrong diagnosis, especially if there is contamination of sample, mixed infection or any atypical or rare organism, and sometimes cotton fibers can also be mistaken for fungal hyphae. Inadequate dosing of medications can also be a cause of non-healing ulcer. This can be due to doctor not prescribing appropriate frequency or if the patient is not putting drops as many a times as advised by the doctor. Ideally, a loading dose of 1 drop every 5 minutes for 30 minutes followed by half hourly for 24 hours is given and then tapered according to response. Raised IOP, we have already discussed, will hamper drug penetration. If an impacted foreign body is missed, it will keep rubbing over the cornea and ulcer will not heal, no matter how much treatment you give. So it is important to evert the lid and sometimes double evert the lid to look for any impacted foreign body. अगर पेशेंट को कोई lid abnormality है, poor ocular surface है या neurotrophic element है, मतलब उसका डिफेंस मैकेनिज्म ही वीक है, इन केसेस में जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना होगा, डिफेंस फिर से बिल्डअप करना होगा एंड तभी अल्सर हील करेगा. प्रेजेंस ऑफ लूज सुचर्स एंड एक्सपोज्ड नॉट कैन आल्सो इंपेयर हीलिंग एंड कभी कभी पेशेंट के सिस्टमिक स्टेटस की वजह से हीलिंग पुअर होता है, जैसे रेस, शुगर, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, स्टेरॉइड्स. सो दिस अगेन नीड्स टू बी एड्रेस्ड. एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट. अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अल्सर हील नहीं करता है तो यू माइट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन. जो उसकी मॉडलिटीज है दैट कैन बी रिमेंबर्ड एज ABCDEF. A is for amniotic membrane graft and other patch grafts. Amniotic membrane में anti-inflammatory और healing properties होती है, and thus it can help in restoring ocular surface and healing, especially in neurotrophic ulcers. B is for bandage contact lens and adhesive, that is cyanoacrylate glue. In case of a very small perforation less than 2 millimeters, application of glue can seal the perforation, plus it also has bacteriostatic properties, and BCL application will protect the area and prevent dislodging of the glue. C is for corneal collagen cross-linking, C3R. This procedure is primarily used for keratoconus to strengthen the weak cornea, but some studies have shown effectiveness of C3R in bacterial ulcer also. It is known as PAC-CXL. Bacteria के लिए PAC-CXL. You can remember it as backpack, जिसका bactericidal activity भी होता है and cornea को भी strengthen करता है. D is for DALK
and TPK. Deep anterior lamellar keratoplasty can also be done if infection is limited to anterior layers of cornea only, and if there is full thickness ulcer, then a full thickness TPK therapeutic penetrating keratoplasty has to be done. इसके अलावा epithelial removal and flaps like Gunderson flap can also be done, in which conjunctiva is advanced over the cornea as seen here.